तो करें शुरू बेटा आज की क्लास, है ना। कल हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था, है ना। मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण और उससे संबंधित एक दो क्वेश्चंस किए थे। आज हम बेटा अगला टॉपिक देखेंगे, कूलाम का नियम। अब देखो कूलाम का नियम बेटा होता क्या है। हमने अभी इससे पहले टॉपिक्स में समझा था कि अगर दो समान प्रकृति के आवेश हों, मतलब प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, तो इनके बीच कौन सा बल लगता है? ये लगता है। और अगर विपरीत प्रकृति के हो, मतलब एक प्लस हो और दूसरा माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस, तो कौन सा बल? तो ये तो पता है कि कब प्रतिकर्षण बल लगेगा और कब आकर्षण बल, लेकिन अगर हम आपसे पूछें ये आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना होगा, तो क्या अभी कोई आंसर है इसका? नहीं। तो वो कितना होगा यही हम कूलाम के नियम में पढ़ने वाले हैं कि इस बल का मान कितना होता है, जिसे हम वैद्युत बल भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे बेटा? वैद्युत बल। तो बेटा वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है ये जानने के लिए कुछ प्रयोग किया, और उस प्रयोगों के आधार पर जो बातें बताई वो चूंकि कूलाम ने बताई थी, तो उन बातों को ही हम क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। जैसे कूलाम ने क्या बताया? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। वैद्युत बल का मतलब चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस बल की जो दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब समझो जरा चित्र द्वारा कि क्या था ये। समझो बेटा, देखो इन्होंने दो आवेश लिए। मान लो पहला आवेश क्या ले लिया? Q1, और दूसरा आवेश क्या ले लिया? Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है? R। तो ये बल, इनके बीच जो आकर्षण है प्रतिकर्षण बल लगेगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा ये जाना। इसके लिए इन्होंने दो बातें बताई। पहली बात इन्होंने कहा आवेशों के बीच लगने वाला ये वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है? अनुक्रमानुपाती। यानी कि अगर इस बल को F से लिखें तो ये F इन दोनों आवेशों यानी कि Q1 के भी और Q2 के भी बेटा क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। यानी कि F अनुक्रमानुपाती किसके? Q1 Q2। और दूसरी बात बताई ये जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अच्छा, ये कैसे पता चलता होगा? आपको पता है अगर दो मानों में संबंध ऐसा हो कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े या घटने पर दूसरा भी, तो वो अनुक्रमानुपाती। और अगर एक के बढ़ने पर दूसरा घटे या घटने पर दूसरा बढ़े, मतलब उल्टा परिवर्तन हो, तो वो दोनों भौतिक राशियां कैसी? व्युत्क्रमानुपाती। तो इन्होंने ये देखा होगा आवेशों के बढ़ने पर उनके बीच बल भी बढ़ रहा होगा या आवेशों के घटने पर बल भी घट रहा होगा, इसलिए उन्होंने कह दिया होगा कि ये जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के क्या है? अनुक्रमानुपाती। और बेटा दूरी से क्या संबंध रहा होगा? जैसे दूरी बढ़ा रहे होंगे, दूर कर रहे होंगे, दूरी के बढ़ने पर बल कम हो रहा होगा या दूरी के कम करने पर बल बढ़ रहा होगा, इसलिए इन्होंने कह दिया कि बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब आप कहोगे सर वर्ग कैसे आ गया? केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती लेते तो वर्ग कैसे पता चला? तो ये कैसे पता चला होगा? मान लो इसमें परिवर्तन कितने का किया? 2 का। मान लो ये 2 बढ़ाया तो पता चला इसमें कमी हो रही, 2 दूनी 4। इसमें 3 का परिवर्तन हुआ तो इसमें 3 तिया 9, मतलब बल जो है वो दूरी के वर्ग में परिवर्तन हुआ होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइंड करके लिखें, मिलाकर, तो कैसे लिख सकते हैं बेटा? F अनुक्रमानुपाती किसके? Q1 Q2, तो सामने लिख लो बेटा। व्युत्क्रमानुपाती किसके? R² के, तो अपॉन में लिख लो। अब F बराबर जब भी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है बेटा? एक नियतांक। क्या आता है? एक नियतांक। मान लो वो नियतांक आ गया K। कितना आ गया? K। तो K बराबर ये F बराबर कितना हो गया? K Q1 Q2 अपॉन R²। F बराबर कितना आ गया बेटा?
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये जो k है ये क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, और इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अब देखो जरा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम कहाँ बात करें बेटा, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु में, अगर निर्वात या वायु में इस नियतांक k की बात करें तो इस नियतांक k का मान ले लिया जाता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। वैसे तो ये फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसका मान होता है, अगर लिखें तो बेटा 9 × 10⁹, लेकिन ये थोड़ा ऐसे लिखने से डेरिवेशंस में जो कैलकुलेशन है, गणनाएं हैं, वो आसान हो जाती हैं। इसलिए 9 × 10⁹ ना लिख के हम क्या लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसमें आप 4 पाई तो जानते हो एक संख्या है, एक एप्सिलॉन 0 आपके लिए नई भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है, नई। तो बता दें आपको, यहाँ एप्सिलॉन 0 एक नई भौतिक राशि है जिसे हम निर्वात या वायु की वैद्युशीलता कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, वैद्युशीलता। तो जहां एप्सिलॉन 0 क्या है बेटा, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है, वैद्युशीलता है। अच्छा एक चीज और समझ लो, इसका मान फिक्स्ड कितना होता है, 9 × 10⁹। अगर हम आपसे इसका मात्रक पूछे तो यहां से देख लो, k की जगह ही तो रखा है, तो अगर k का मात्रक निकालो यहां से तो f गुणा में क्या आएगा, आर स्क्वायर, अपॉन में क्या पहुंचेगा, Q1 × Q2। तो f बल का न्यूटन, r का मीटर, तो r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर, अपॉन में Q1 का भी कूलाम, Q2 का भी तो कूलाम × कूलाम, कूलाम स्क्वायर। तो क्या हुई इसकी यूनिट, न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर और प्रति क्या होगा बेटा, कूलाम स्क्वायर। ये तो बात हुई कहाँ बेटा, निर्वात या वायु में। तो अगर निर्वात या वायु में इसका फॉर्मूला हम लिखें, F बराबर क्या होगा बेटा, k की जगह क्या रख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बाकी ऐसा ही है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब भी हमें कूलाम के नियम का सूत्र या दो आवेशों के बीच बल का फॉर्मूला चाहिए होगा, और कहाँ चाहिए होगा, निर्वात या वायु में, तो हम F बराबर लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अब अगर वायु की जगह हम किसी अन्य माध्यम में बात करें, किसी अन्य माध्यम में, तब देखो क्या होगा। अन्य माध्यम में देखो बेटा, जब निर्वात या वायु में थे तो यहां वैद्युशीलता किसकी ली, निर्वात या वायु की। और जब किसी अन्य माध्यम में है तो क्या उस माध्यम की ही तो वैद्युशीलता लेंगे। तो बेटा निर्वात या वायु की वैद्युशीलता को लिखते हैं एप्सिलॉन 0 से, और माध्यम की वैद्युशीलता को लिखते हैं केवल एप्सिलॉन से। किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से। तो माध्यम में अगर हम बल को किससे लिख लें, एफ डैश, वायु में बल किससे लिखा था, एफ से, माध्यम में बल किससे लिख लें, एफ डैश। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, ये तो वही है, माध्यम में लो या फिर निर्वात या वायु में तो 4 पाई कांस्टेंट है, ऐसा ही रहेगा, एप्सिलॉन 0। निर्वात या वायु में तो निर्वात या वायु की वैद्युशीलता, और माध्यम में बात कर रहे हैं तो माध्यम की वैद्युशीलता, और इसको किससे लिखेंगे, एप्सिलॉन से। और ये बाकी का ऐसा ही Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा माध्यम में हम इस तरह से सूत्र लगा सकते हैं। या एक तरीका और भी है, एफ डैश बराबर 1/4 पाई। इस अगर एप्सिलॉन की वैल्यू की बात करें, अगर एप्सिलॉन का एप्सिलॉन 0 से संबंध निकालें, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन 0 से संबंध, तो एप्सिलॉन बराबर होता है बेटा एप्सिलॉन 0 के, एप्सिलॉन 0 के, जहाँ के फिर से एक क्या है, नियतांक, और इस नियतांक को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। बाकी ऐसा ही बेटा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के,
इसमें ये जो एप्सिलॉन है ये बराबर किसके है, एप्सिलॉन 0 के, और ये एप्सिलॉन है क्या, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या है बेटा, माध्यम की वैद्युतशीलता। तथा इसमें आपको एप्सिलॉन 0 तो पता है, निर्वात वायु की वैद्युतशीलता है, के क्या है, ये भी एक नियतांक है, और ये होता है माध्यम का परावैद्युतांक। क्या होता है बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? तो अब ये बात ध्यान रखो, अगर कूलाम का नियम हमें निर्वात या वायु में लगाना है तो क्या लगाएंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर किसी माध्यम में तो बेटा या तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लगा दो, या फिर F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगा सकते हैं। ये हमारा कौन सा नियम हुआ बेटा, कूलाम का नियम। आगे देखो, अभी हमने एक नई भौतिक राशि पढ़ी थी, नया नियतांक, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहा था, और इस माध्यम के परावैद्युतांक को ही हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। अब ये क्या होती है जरा ध्यान दो। अभी अगर मैं आपसे कहूं दो आवेशों के बीच वायु में बल बताओ, F का मान कहाँ बेटा, वायु में, तो अभी आपने क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये बेटा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने इसको डाल दिया समीकरण 1। तथा अगर यही बल कहाँ निकाले बेटा, माध्यम में, यही कहाँ निकाले, तो इसी F का मान अगर कहाँ निकाले बेटा, माध्यम में, कहाँ निकाले, क्या होगा बेटा, 1/4 पाई। अब माध्यम में निकाल रहे हो तो माध्यम की वैद्युतशीलता क्या लोगे, एप्सिलॉन। क्या लोगे बेटा, एप्सिलॉन, और बाकी है SI Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 2, इसको समीकरण क्या डाल दिया, 2। अब ऐसा करो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करने पर बेटा, भाग करने पर, कर दो भाग यहां पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर। जब आप भाग करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि F वायु बटे F माध्यम बराबर F वायु बटे F माध्यम। अब बराबर में यहाँ F वायु का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बाकी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसके अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन, बाकी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये तो सेम है, कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल, एप्सिलॉन कहाँ पहुंचा, ऊपर, और ये एप्सिलॉन 0 कहाँ आएगा, नीचे। अच्छा, एप्सिलॉन बराबर किसके होता है, एप्सिलॉन 0 के, अभी तो समझा था। एप्सिलॉन बराबर किसके था बेटा, देखो एप्सिलॉन बराबर किसके था, एप्सिलॉन 0 के। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, और अपॉन में तो एप्सिलॉन 0 है ही, तो ये कैंसिल। तो यहां से देखो क्या समझ में आया, F वायु बटे F माध्यम, ये बराबर पहले किसके आया, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, और यही बराबर किसके आया, के, या यही बराबर किसके होता है, माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता है तो किससे लिखेंगे, एप्सिलॉन से, लेकिन कौन सी है, आपेक्षिक। आपेक्षिक को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं, रिलेटिव। तो सफिक्स में क्या लगा देंगे, R। क्या लगा देंगे, R। तो अब यहां से हम माध्यम के परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता की चाहे तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे यहां से देना चाहो, दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाले बल,
तथा उन्हीं आवेशों के बीच माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तांक या माध्यम की आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। या यहाँ से एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। और ये इन दोनों का क्या है? अनुपात। ये अनुपात ही बराबर किसके है? माध्यम के परावर्तांक या कह दो आपेक्षिक वैद्युशीलता। तो हम चाहें तो यहाँ से परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात या वायु की वैद्युशीलता का जो अनुपात होता है वही हमारा माध्यम के परावर्तांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता के बराबर होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ से कोई मुझे माध्यम के परावर्तांक का मात्रक बताएगा बेटा? बताओ। अरे भाई बताओ क्या होगा मात्रक? बहुत आसान सी बात है। ये जो K है यहां से देख लो, ऊपर भी बल नीचे भी, तो बल का न्यूटन, यहां भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन, कोई मात्रक बचा क्या? नहीं। यहाँ ये भी वैद्युशीलता, ये भी सेम है, दोनों वैद्युशीलता है तो दोनों का मात्रक भी सेम होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है मात्रकहीन और विमाहीन होते हैं। ये जो माध्यम का परावर्तांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता है ये कैसे हैं बेटा? मात्रकहीन, मात्रकहीन तथा विमाहीन, मात्रकहीन तथा विमाहीन। अब बेटा ये जो परावर्तांक है ये किसी माध्यम का एक नियतांक ही तो है। नियतांक है तो उसका हर माध्यम के लिए मान निश्चित होना चाहिए। तो देखो किसके लिए कितना होता है। देखो अगर इसके मान की बात करें तो अगर हमसे कहा जाए इसका मान बताओ बेटा निर्वात या वायु के लिए, किसके लिए बताओ? तो निर्वात या वायु के लिए K का मान हमेशा कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होगा। लेकिन अगर अन्य किसी माध्यम के लिए बात करें, अन्य किसी माध्यम के लिए बेटा वैल्यू चाहे जो भी हो लेकिन हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब माध्यम का जो परावर्तांक है उसका मान निर्वात या वायु के लिए कितना होता है? 1। और अन्य सभी माध्यमों के लिए हो जो भी, लेकिन वो हमेशा 1 से क्या होगा? अधिक। जैसे जल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जल के लिए, जल के लिए के बराबर जनरली दिया होता है 80 या कुछ जगह कभी कभी 81 भी दिया होता है। तो 80 या चाहे तो कह सकते हैं 81, ठीक है ना। और अगर धातु के लिए बात करें, किसी भी धातु के लिए, तो धातु के लिए K बराबर होता है अनंत। K बराबर अनंत। धातु के लिए बेटा K बराबर क्या होगा? अनंत। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन देता हूं फिर। किसी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, हो सकता है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। ऑप्शंस देते हैं हम आपको। फर्स्ट, मान लो फर्स्ट वैल्यू दे दी 3, सेकेंड -2, थर्ड 0, फोर्थ 0.6। बताओ कौन सा मान हो सकता है? अच्छा यहां से देखो 0.6 1 से कम है क्या? हो सकता है? नहीं। हो जो भी लेकिन 1 से अधिक। क्या ये 1 से कम है? नहीं हो सकता। -2 ये तो 0 से भी कम है, ये भी नहीं हो सकता। फिर एक ही ऑप्शन बचा, यही वाला से हो सकता। ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? अच्छा और एक क्वेश्चन पूछते हैं। 2 आवेशों के बीच वायु में बल कितना है? F है।
कितना है, एफ है, यदि इन आवेशों के बीच, यदि इन आवेशों के बीच धातु की एक प्लेट रख दी जाए तो बल का मान कितना होगा, बल का मान कितना होगा, बताओ। देखो आवेशों के बीच वायु में बल तो एफ है, लेकिन इन आवेशों के बीच हमने धातु की एक प्लेट रख दी। धातु की प्लेट रखने का मतलब आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो गया, अब धातु हो गया। आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो गया, धातु हो गया। तो अब जरा बताओ माध्यम होने पर बल क्या होता है, बल का फॉर्मूला एफ डैश से लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश जो भी रहे हो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बात हो रही है आवेशों के बीच का माध्यम क्या हो गया, धातु। तो धातु के लिए माध्यम का परावर्तांक के कितना, अनंत, बाकी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अनंत से किसी को भाग करो तो 0, अनंत किसी के अपॉन में आ जाए तो वो वैल्यू कितनी, 0। यानी कि इन आवेशों के बीच का जो बल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। क्या इतनी बातें क्लियर हैं आपको, ठीक है ना। हाँ। अब देखो इसमें हमने एक और नई भौतिक राशि पढ़ी थी, एप्सिलॉन 0, जिसे कह रहे थे हम निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। क्या कह रहे थे, निर्वात या वायु की वैद्युशीलता। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे और क्या निकालेंगे, मान। देखो सबसे पहले एप्सिलॉन 0 का क्या निकाल लो बेटा, मात्रक, तथा क्या निकाल लो, विमीय सूत्र। मात्रक तथा क्या निकाल लो बेटा, विमीय सूत्र। देखो कैसे, फॉर्मूला तो वही है आपका कूलाम के नियम वाला। F बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। हमें मात्रक किसका चाहिए बेटा, एप्सिलॉन 0 का। किसका चाहिए, तो एप्सिलॉन 0 को एक तरफ कर ले, बाकी को एक तरफ कर लो बेटा। एप्सिलॉन 0 यहां आ गया, तो इधर क्या बचा, ऊपर ऐसा Q1 Q2 इंटू 1 इकट्ठा करके लिख लो, Q1 Q2 अपॉन में ये 4 पाई बचा, और F भी तो एप्सिलॉन 0 यहाँ पहुंचा तो F नीचे आएगा, तो कितना हो गया 4 पाई F, और इंटू में क्या है आर स्क्वायर। यहाँ से निकाल लो मात्रक। तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखो बेटा, Q1 आवेश है जिसका कूलाम, Q2 भी तो दूसरा आवेश है इसका भी कूलाम, और अपॉन में 4 पाई तो एक संख्या है, F क्या है बल, और बल का न्यूटन, इंटू आर क्या है दूरी, जिसका क्या होगा मीटर, और उस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। तो क्या हुआ बेटा यहाँ से, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका निकाल लो बेटा विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र चाहे तो यहां से निकाल लो इस फॉर्मूले से, और चाहे तो यहां से निकाल सकते हो। चाहे तो यहां से निकाल सकते हो और चाहे तो यहां से डायरेक्ट ली। जैसे यहां से निकालो, Q1 क्या है आवेश, इसका विमीय सूत्र 80, बिल्कुल सही, आवेश का 80। दूसरा आवेश Q2 भी तो आवेश ही है तो उसका भी 80। 4 पाई एक संख्या है, और किसी भी संख्या का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। अब F क्या बल, और बल का विमीय सूत्र mL/t-2 क्या होगा बेटा, mL/t-2। फिर क्या है R दूरी, दूरी का L, और उसका स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, L2 हो जाएगा। अब जरा देखो सबसे पहले m लिख लो बेटा, क्या लिख लो m। यहाँ m की घात कितनी है 1, ऊपर जाके -1, तो m की घात कितनी हुई बेटा -1। L देखो 2 ये और 1 ये, 2 और 1 3,
तो L3 अब T देखो -2 ये ऊपर जाके +2 एक ये 3 और एक ये 4 T क्या हो गया 4 और A देखो 1 ये कितना हुआ 2 A2। तो ये बेटा एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया और भूमि किसका हाँ एक मिनट बेटा सॉरी ठीक। अच्छा ये L यहाँ L2 है और ये 1 ये है 3 हो गया और ऊपर जाके -3 ठीक है बेटा L -3 होगा। L कितना होगा बेटा -3। ये तो इसका क्या हुआ बेटा मात्रक और विमीय सूत्र। और क्या निकाल लें इसका मान क्या होता है। तो अगली चीज हम क्या निकालेंगे एप्सिलॉन 0 का मान। अब देखो मान कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान दो। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर अभी हमने कितना पढ़ा था 9 गुणा 10⁹9 मात्रक सहित लिखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर यही तो था देखो बेटा इसका। ये देखो ये था 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखो हाँ देखो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणा 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहां से हमें मान किसका चाहिए एप्सिलॉन 0 का। अच्छा इसके अपॉन में कुछ नहीं क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ऐसा करो पलट लो यहाँ क्या कर लो पलट लो ऊपर क्या पहुंचा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके अपॉन में क्या आया 1 और अपॉन में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पलट के कितना हो गया 1/9 गुणा 10⁹9 और मान पलटा है तो मात्रक भी पलट जाएगा। तो मात्रक कितना हो गया बेटा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहां से हमें चाहिए क्या एप्सिलॉन 0 तो 1 ये 4 पाई भी कहाँ पहुंचेगा अपॉन में कहाँ पहुंचेगा अपॉन में 4 पाई गुणा में और कितना चल रहा है बेटा 9 गुणा 10⁹9 और मात्रक अब चल रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है अब इसे सॉल्व कर लो बेटा। एप्सिलॉन 0 बराबर ऊपर है 1 गुणा 10⁻+9 ऊपर जाके -9 और अपॉन में ये 9 चौक 36 गुणा पाई का मान 3.14 हम यहाँ से ये अगर पॉइंट हटाएं तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे बेटा 2 जीरो। तो एप्सिलॉन 0 बराबर ये हो गया बेटा 100 और गुणा में क्या है 10⁻⁻9 और अपॉन में है 36 गुणा 314 और ये चल रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 बराबर ये ऐसा करो जो 100 है ना इसमें 3 जीरो और बढ़ा लो। कितने जीरो 3 जीरो। तो बेटा दशमलव यहाँ था यहाँ पहुंच गया तो कितने अंक आगे 3 अंक। तो दशमलव 3 अंक आगे तो घात 3 अंक पीछे का मतलब माइनस। तो -9 और -3 -12 और अपॉन में इनकी गुणा तो कर ही लोगे आप 36 गुणा 314 जो भी आए इतने क्या चल रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 बराबर जब आप इनकी गुणा करके इससे भाग करेंगे तो ये लगभग निकल के आता है 8.85। कितना आता है बेटा 8.85 और गुणा में है 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा यहां तक सबको ठीक है ना।
अगला टॉपिक है हमारा बेटा वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। देखो तुलना करने का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ों में उनमें कुछ समानताएं बताओ और कुछ क्या बताओ, अंतर। तो अब वैद्युत बल तो अभी पढ़ चुके आप। वैद्युत बल अभी हमने जाना है, अगर दो आवेश हों, एक Q1 और दूसरा Q2, अगर वो r दूरी पर हों और किसी ऐसे माध्यम में जिसका परावर्तांक k, तो F बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q1 Q2 अपॉन में क्या r स्क्वायर। बेटा गुरुत्वाकर्षण बल आपने 11th में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? वहाँ क्या था, अगर दो पिंड हों, एक का द्रव्यमान क्या m1 और दूसरे का क्या m2, और इनके बीच की दूरी कितनी हो, अगर r हो, बीच की दूरी कितनी हो, r हो, तो इनके बीच लगने वाला जो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल है वो वहां कितना पड़ा था, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों बलों में हमें क्या करनी है, तुलना। तो तुलना का मतलब पहली बात क्या बतानी है, समानताएं, फिर क्या बताएंगे, अंतर। तो पहले हम इन दोनों बलों में कुछ क्या बताने जा रहे हैं बेटा, समानताएं। सबसे पहले क्या जानेंगे इनकी, तो देखो समानताएं क्या हैं। पहली बात, सबसे पहली बात ध्यान दो, समानताएं में पहला पॉइंट, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम है। कैसे नियम है? अच्छा, व्युत्क्रम वर्ग नियम है, इसका मतलब समझते हो, अगर कोई भी भौतिक राशि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो तो हम उसे व्युत्क्रम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ जो वैद्युत बल है देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम है। यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये भी कैसा बल है, व्युत्क्रम वर्ग नियम है। ये भी कैसा नियम है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। दूसरी बात, ये दोनों संरक्षी बल है बेटा। कौन से बल हैं? ये दोनों के दोनों कौन से बल हैं, संरक्षी। संरक्षी या संरक्षी बल आपने 11th में पढ़े थे। किसी वस्तु को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बल। तो अगर किसी बल द्वारा वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य उसके द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर ना करे तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, संरक्षी बल। तो बेटा जो वैद्युत बल है इसके द्वारा अगर किसी वस्तु को हम मान लो A से कहाँ तक ले जाएं, B तक। अब चाहे आप इस एक रास्ते से ले जाओ, चाहे आप इस दूसरे रास्ते से ले जाओ, चाहे आप किसी तीसरे रास्ते से ले जाओ, जितना कार्य अगर पहले रास्ते में है उतना ही दूसरे में उतना ही, मतलब वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। तो ये कैसा बल हुआ, संरक्षी बल। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी रास्ते पर निर्भर नहीं करता। जैसे m द्रव्यमान के पिंड को आप पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई तक ले जाओ, h, तो उसको ले जाने में किया गया कार्य mgh, और वो किसके रूप में इकट्ठा होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब बेटा h ऊंचाई पे चाहे तो ऐसे सीधे करके लेके आओ, चाहे आप ऐसे करके कहीं घुमाते फिराते हुए टहलाते हुए लाओ, लेकिन अगर h ऊंचाई तक ले जा रहे हो तो कार्य कितना होगा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, mgh। कितना होगा? तो ऐसा बल जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध किया गया कार्य अपनाए गए मार्ग पर निर्भर ना करे, ऐसे बल को क्या कहते हैं, संरक्षी बल। तो ये दोनों बल कैसे बल है, संरक्षी। तीसरा एक पॉइंट और जान सकते हो, दोनों केंद्रीय बल हैं। दोनों कौन से बल हैं, केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब ऐसा बल जिसकी दिशा सदैव एक फिक्स्ड पॉइंट, एक निश्चित बिंदु की ओर हो या उससे बाहर की ओर हो, या उससे बाहर की ओर। जैसे यहां समझो, इस बल की बात करें, यह आवेश Q1 है और ये यहाँ Q2 है। अब ऐसा करो, इसे फिक्स्ड मान लो, यहाँ ये मान लो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, ठीक। अब अभी Q1 है, अगर ये दोनों मान लो ये प्लस का है ये प्लस का है, ठीक। तो अभी जो फोर्स है प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ऐसे प्रतिकर्षित, किधर की ओर, बाहर की ओर।
अच्छा ये अगर कहीं यहां पहुंच जाए Q2 तो भी तो ऐसे बल बाहर क्यों, यहां कहीं Q2 पहुंच जाए तो ऐसे बल होगा, यहां पहुंच जाए तो ये Q1 इस पर ऐसे बल लगाएगा, यहां पहुंच जाए तो ऐसे, यहां पहुंच जाए तो ऐसे। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट अगर इससे मान लिया तो हर जगह इससे किधर की ओर, बाहर की ओर। या अगर ये प्लस ना लेके कैसा ले लेते, माइनस, तो ये उसे आकर्षित करता। तो अगर यहां पर होता तो ऐसे, ये अगर यहां होता तो अंदर की ओर, यहां होता तो भी अंदर की ओर, यहां होता तो भी इधर, यहां होता तो ऐसे बल लगता, यहां होता तो ऐसे, यहां होता तो ऐसे। अरे भाई इनको मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही तो बल लगता है। मतलब ये जो बल है, या तो एक फिक्स्ड पॉइंट अगर एक आवेश को फिक्स्ड मान लें तो या उससे बाहर की ओर या उसके अंदर की ओर, और ऐसा ही बल जिसकी दिशा एक निश्चित बिंदु की ओर या उससे बाहर की ओर हो, ऐसे बल को क्या कहते हैं, केंद्रीय बल। तो वैद्युत बल हमारा केंद्रीय बल हो गया। अब अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लो, उसमें भी तो दो द्रव्यमान है, एक M1 और दूसरा M2। और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है, कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो अब M1 M2 को अभी वो भी मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही लगता है, ये इसे अपनी ओर ऐसे आकर्षित करेगा। अच्छा अगर ये M2 यहाँ पहुँच जाए तो भी तो मिलाने वाली रेखा की दिशा में ऐसे, यहाँ पहुँच जाए तो ऐसे अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पहुँच जाए तो ऐसे, यहाँ तो ऐसे, यहाँ तो ऐसे। मतलब ये जो बल है इसकी दिशा सदैव क्या एक निश्चित बिंदु की ओर है, ये भी तो सदैव एक निश्चित बिंदु की ओर होता है। तो ये भी कैसा बल हुआ, केंद्रीय बल। कैसा बल हुआ, तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही कौन से बल हैं, केंद्रीय बल हैं। कौन से बल हैं, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। चलो तो हमने वही आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि ये दोनों ही कौन से बल हैं, केंद्रीय बल हैं। ये तो इनमें क्या हुई बेटा, समानताएं। अब हम बात करेंगे इनमें अंतर। अब हम इनमें कुछ क्या देखेंगे बेटा, अंतर। देखो कौन कौन से हैं अंतर, ध्यान दो बेटा कौन कौन से हैं। पहला, वैद्युत बल। आपने अभी पढ़ा था वैद्युत बल कौन सा है, आवेशों के बीच लगने वाला बल। अगर आवेश कैसे हैं, समान प्रकार के, तो कैसा होगा ये, प्रतिकर्षण। और अगर विपरीत प्रकार के तो मतलब वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल, अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा, प्रतिकर्षण होता है क्या, नहीं, हमेशा कैसा, पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्व के कारण अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कौन सा बल, आकर्षण बल। तो जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा होता है, आकर्षण। मतलब ये कभी भी प्रतिकर्षण नहीं हो सकता, ये सदैव कैसा होता है, आकर्षण। दूसरी बात, अगर हम वैद्युत बल की बात करें तो देखो ये आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर, जैसे निर्वात वायु हो तो के की जगह कितना रखोगे, 1। जल हो तो कितना रखोगे, 80। धातु हो तो क्या रखोगे, अनंत। और कोई माध्यम हो तो उसका जो भी वैल्यू होगी वो रखोगे। मतलब अलग अलग माध्यमों में इस बल का मान अलग अलग आएगा। मतलब ये जो वैद्युत बल है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, इसमें नियतांक जी है, जी, इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और किसी भी नियतांक से पहले सार्वत्रिक आ जाए, इसका मतलब वो सर्वत्र हर जगह पूरे ब्रह्मांड में उसकी वैल्यू कैसी होगी, समान। किसी भी समय निकालो, किसी भी जगह निकालो, उसकी वैल्यू किसी भी माध्यम में निकालो, माध्यम में छोड़ो, पृथ्वी भी नहीं, आपको हम तो चंद्रमा में बैठ के निकालेंगे जाके, तो भी उसका मान उतना ही आएगा। मतलब ये माध्यम पर निर्भर। तो यहाँ चाहे इसका मान वायु में निकालो, चाहे जल में, चाहे कांच में, चाहे धातु में, इसका मान समान आएगा। इसका मान
इसका मतलब वैद्युत बल तो माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर। तो दूसरा पॉइंट यही है कि जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरा अंतर देखो इनमें, अभी हम वैद्युत बल और किसकी बात कर रहे हैं दूसरे बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल की। और किसकी? गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल और क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन दोनों के अगर मान की, परिमाण की बात करें तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है, या कह दो वैद्युत बल की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। ये बहुत बड़े बड़े द्रव्यमान के जो पिंड हैं वहाँ तो अनुभव होता है, लेकिन व्यवहार में लगता तो है, लेकिन हमें अनुभव, जैसे तुम दो लोग पास पास बैठे हो, तुम्हारे बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें महसूस हो रहा है पड़ोस वाला हमें खींच रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसकी तरफ लग जाएं? या पृथ्वी भी तो हमें खींच रही है, क्या ऐसा लगता है पृथ्वी हमें खींच ना ले कहीं, है ना, गिर ना जाए? क्या गुरुत्वाकर्षण बल का व्यवहार में अनुभव होता है हमें? नहीं। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, और इसकी तुलना में वैद्युत बल बहुत क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है इतनी बात? तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी का अगले लेक्चर में, ठीक है ना।